जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विथ के। मेरा नाम है आदित्य और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और इस वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से लेट से अपलोड करने के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि कुछ हेल्थ की इशू चल रही है हमारे साथ, जिसकी वजह से वीडियो जो है बन नहीं पा रही है। और ये जो प्रॉब्लम है आई थिंक मार्च या अप्रैल के एंड तक चलने वाली है, पर उसके बाद जो हमारी वीडियो लेक्चर्स होंगी वो आपकी रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टाइम आपको पूरा जो सिलेबस हमारे इधर लेट हुआ है उसको कवर करा दूँगा जल्द से जल्द। तो शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर मैं बात करूं हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की या उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो कई साइंटिस्ट लोगों ने अपने अलग अलग व्यू इसके ऊपर दे रखे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सबसे रिसेंट व्यू होने वाला है हमारी पृथ्वी के लेयरिंग सिस्टम के बारे में। और अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको पुराने जो व्यूज़ थे, इसके पहले के जो व्यू बेसिकली कह सकते हैं, जिन साइंटिस्टों ने दिए थे उसके बारे में आपको चर्चाएँ की थी, बताया था, जिसमें हमने सुवेस के व्यू देखे थे उनके अकॉर्डिंग। जैसे उन्होंने केमिकल कंपोजिशन के आधार पे रखा था, सियाल था, सीमा था, निफे था। फिर आपका डेली ने बताया था, आपके होम्स ने बताया था। फिर आपकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें मेजोरिटी लोगों ने लिथोस्फीयर के बारे में रखा था उसको, फिर पायरोस्फीयर में रखा था, बैरिस्फीयर में रखा था। ठीक, और ये जो आपका आज का टॉपिक है ये सबसे रिसेंट व्यू है। और एक और बात, जैसे कि जो देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ कि जो क्रस्ट है उसको बेसिकली सियाल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो सिमिलरिटी उसकी जो मिलती जुलती है। तो जो चीज़ें मैं आपको सियाल के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वही चीज़ आपकी क्रस्ट में भी आएंगी। तो वो चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस उधर से ऐड कर लेना इनको। तो अगर मैं बात करूँ आज की, तो अगर ये मान लीजिए पूरी अगर हमारी पृथ्वी ऐसी हो और इसमें से हम एक ना टुकड़ा अगर निकालें और उसको इमेज बनाने का प्रयास करें, तो जो इमेज होगा वो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। ठीक, तो अगर सबसे ऊपर की लेयर हम देखें, इसमें सबसे ऊपर का लेयर जो आता है वो आता है हमारा क्रस्ट। ठीक, फिर उसके नीचे आपका आता है मेंटल और फिर उसके नीचे आता है आपका कोर। और एक और चीज़, हमारा जो क्रस्ट है उसको पूरा मिला के और हमारे मेंटल के अपर पार्ट को लेके लिथोस्फीयर बनता है। और आपके अपर पार्ट को देखिए, लिथोस्फीयर का जो बनता है वो हमारे मेंटल के ब्रिटल पार्ट, अपर पार्ट का जो ब्रिटल एरिया होता है उससे बना है। और फिर उसके नीचे आपका एस्थनोस्फीयर आता है, ये भी आपका मेंटल का ही पार्ट होता है। ठीक, अभी हम इन सब चीज़ों को एक एक करके संक्षिप्त में समझेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था कि आज से क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपका क्रस्ट का, तो ये जो है ये सबसे आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है हमारे अर्थ का, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है, कहीं पे 30 किलोमीटर पाई जाती है, कहीं पे 40 पाई जाती है, कहीं पे 100 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इस इमेज से आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, हमारी जो क्रस्ट है उसको बेसिकली कह सकते हैं दो टाइप में रखा गया है। एक उसका ओशनिक क्रस्ट नाम दिया गया है, दूसरा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नाम दिया गया। ओशनिक क्रस्ट जो होता है बेसिकली वो ओशियन के नीचे पाया जाता है और उसकी थिकनेस जो होती है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कम होती है, यानी ओशियन के नीचे जो क्रस्ट पाई जाती है उसकी बेसिकली थिकनेस कम होती है, और जो कॉन्टिनेंट के नीचे या ज़मीन के नीचे जो क्रस्ट पाई जाती है उसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने जब आपको कहा कि कहीं वो 30 किलोमीटर होती है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर है, यहाँ आपको 30 किलोमीटर कह सकते हो, यहाँ आप 40 कह सकते हो, यहाँ आप 100 कह सकते हो। इसीलिए मैंने कहा ये वेरी करती है, कहीं पे एक समान नहीं है एक क्रस्ट जो है हमारी। ठीक, इसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है हमारी क्रस्ट की वो भी आपकी वेरी करती, कहीं पे आप 2.8 पाओगे, कहीं पे आप 3.0 पाओगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और जो क्रस्ट का देखिए, द क्रस्टल सेक्शन ऑफ द अर्थ जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, यानी पूरा क्रस्ट को हमारे मिला के लिथोस्फीयर बनता है। पर लिथोस्फीयर सिर्फ क्रस्ट सेक्शन के पार्ट कोई नहीं बना के मिलता है, वो आपके ब्रिटल पार्ट से भी बनता है हमारे जो अपर मेंटल के। ठीक, पर
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमारा जो लिथोस्फीयर होता है वो पूरा एक कंटिन्यू नहीं होता, एक समान नहीं, मतलब एक लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कई जगह से बीच में से टूटा हुआ है, कई सेगमेंट्स में टूटा हुआ है, जिसे हमारे जियोलॉजिस्ट प्लेट्स के नाम से उसे पुकारते हैं, या हम कह सकते हैं हम भी उसे प्लेट्स के नाम से जानते हैं। जो प्लेट बाउंड्री होती है बेसिकली वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये दो प्लेट मिलते हैं और रिलेटिवली मूव करते हैं ईच अदर, और जिस वजह से हमारी जो अर्थ सारी प्रक्रिया होती है अर्थक्वेक वो उसी वजह से आती हैं। तो देखिए ये मैं आपको जो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा तो आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ इतना आप जान के रखना कि जो हमारी लिथोस्फीयर होती है वो कंटिन्यू नहीं रहती, वो बीच में टूटी हुई होती है और उन्हीं टूटे हुए पार्ट्स को प्लेट्स कहा जाता है। ठीक, और एक और बात यहाँ पे आती है आपकी डिसकंटिन्यूटी की। तो डिसकंटिन्यूटी ऐसा एरिया होता है जहाँ से हम हमारे क्रस्ट को कह सकते हैं, या अलग अलग क्रस्ट या मेंटल को डिवाइड करते हैं, जहाँ से हम डिवीजन करते हैं हमारे क्रस्ट के, या सब डिवीजन कह सकते हैं, या फिर क्रस्ट और मेंटल कोर के डिवीजन कह सकते हैं, उसी बाउंड्री को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है? तो देखिए सिस्मिक वेव्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बेसिकली जब अर्थक्वेक आते हैं उससे जो वेव जनरेट होती है उसी को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो जब हम उसको मेजर करते हैं, जब उसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसा पाया जाता है कि जब यहाँ से वो प्रोपेगेट करती है तो क्रस्ट तक, इस एरिया तक, तो बेसिकली इस तरह समझाने का प्रयास करूँ। डिसकंटिन्यूटी, हाँ, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी यहाँ होती है। तो देखिए कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के बारे में एक और बता दूँ। देखिए ये जो होती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बेसिकली अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। अपर और लोअर क्रस्ट के बेसिकली देखिए पहले जो था, जब शुरुआत में क्रस्ट के बारे में पता किया गया था, फिर उसके जब समय बीता तो इसको दो पार्ट में रखा गया, अपर और लोअर क्रस्ट में। पर आज के समय जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो ये पाया गया कि इनके जो अपर और लोअर क्रस्ट में जब इनके बीच में कंपैरिजन किया गया तो बहुत सी चीज़ें इनमें समान पाई गई। इसलिए आज के प्रेजेंट टाइम में हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, ना ही ये कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी बेसिकली ऐसा एरिया है जब हमारे सिस्टम को नीचे जाती है, जहाँ से वो रफ्तार चेंज करती है, उसी एरिया को, उसी बाउंड्री को, वहीं से हम एक बाउंड्री बना देते हैं वहीं जहाँ जैसे रफ्तार चेंज करती है, और उसी को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस तरह समझने का प्रयास करें कि कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी मतलब एक समान चलना, या एक समान चलना का एक समान होना, या कंटिन्यू किसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहना। और जब हम उसी चीज़ को ब्रेक कर दें तो बेसिकली क्या कहते हैं उसको, उल्टा, कंटिन्यूटी का उल्टा हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो अगर हम आगे बढ़ें तो आई होप डिसकंटिन्यूटी जो था मैं आपको बढ़िया समझा पाया हूँ। अगर नहीं समझा पाया तो एक बार मेरे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको प्रयास करूँगा दूसरे एंगल से समझाने का। तो हमारा जो जैसे बता चुका हूँ, हाँ, तो यहाँ तक तो हम कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी तक हो गए थे। और हमारा जो अर्थ क्रस्ट है और हम जो मेंटल है वो बेसिकली सेपरेट करता है एक बाउंड्री से, जिसका नाम दिया गया है मोहरोविकी डिसकंटिन्यूटी, या कह सकते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो कि डिस्कवर किया गया था आपके ए मोहरोविकी 1990 में इनके द्वारा। तो देखिए ये भले आप ना याद रखना, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, पर जहाँ जहाँ से इनकी जो मेन डिवीजन होती, सब डिवीजन की नहीं बात कर रहा हूँ, क्रस्ट के अंदर की सब डिवीजन की नहीं बात कर रहा हूँ, ना ही मैं आपकी मेंटल के अंदर सब डिवीजन की बात कर रहा हूँ, पर इनके जो क्रस्ट, मेंटल और कोर के जो बीच में डिवीजन होते हैं उनके अंदर जो बाउंड्री पर डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है वो नाम आप ज़रूर से ज़रूर याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं बेसिकली, आते हैं आपका मेंटल पे। तो जो मेंटल है, मेंटल ये लेयर इनसाइड द अर्थ सरफेस जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। ठीक, इट इज़ लार्जेस्ट एमंग द अर्थ लेयर मेकिंग अप मोर देन 80% ऑफ द टोटल अर्थ वॉल्यूम, यानी लगभग हमारे अर्थ का 80% वॉल्यूम इस क्रस्ट में माफ करेगा मेंटल के अंदर आता है। ठीक, इसकी जो डेंसिटी होती है ये वेरी करती है, कहीं पे 3.3 पाई जाती है तो कहीं पे 5.7 पाई जाती है। और अभी तक अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखी होगी तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा
कि किस एरिया में इसकी डेंसिटी, मेंटल के किस एरिया में इसकी डेंसिटी 3.3 पाई की जाएगी और किस एरिया में 5.7 पाई जाएगी। और ठीक, और ये जो मेंटल होता है ये बेसिकली आपका 2900 किलोमीटर डेप्थ अर्थ के साइड तक फैला पाया जाता है। ठीक, और मेंटल भी आपका सब डिवाइडेड है 2 फर्दर जोन में। देखिए पहले जो था मेंटल का डिवीजन था बेसिकली 2 पार्ट में रखा गया था, अपर मेंटल में और लोअर मेंटल में। ठीक, पर प्रेजेंट टाइम में हमारी जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी और जियोफिजिक्स है उनके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जो मिली उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेंटल को बेसिकली 3 सब जोन में रखा। पहला जोन जो है बेसिकली आपका एक्सटेंडिंग फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू 200 किलोमीटर डेप्थ, सेकेंड जोन आपका 200 से लेके 700 किलोमीटर डेप्थ तक, और थर्ड आपका 700 से लेके 2900 किलोमीटर डेप्थ तक पाया जाता है। और आपका जो अपर पोर्शन है मेंटल का उसे एस्थनोस्फीयर भी कहा जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है हमारे एस्थनोस्फीयर का वो इतना हाई होता है उस एस्थनोस्फीयर के एरिया में कि वो होते हैं बेसिकली वो पार्शली मेल्ट कर जाते हैं, पूरी तरह से मेल्ट नहीं होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शली मेल्ट करते हैं, यानी ना ही वो पूरी तरह से सॉलिड में रहते और ना ही पूरी तरह से लिक्विड में रहते हैं। ठीक, एस्थनोस्फीयर इज मच मोर डक्टाइल देन आइदर लिथोस्फीयर और लोअर मेंटल। डक्टाइल शब्द याद करिए जब आपने अपने 10वीं क्लास में या अगर 11th आई थिंक दूसरा सब्जेक्ट कॉमर्स लिया हो तो आई थिंक मान के चल रहा हूँ तो ये मैथ वाले या बायो वाले ही देख रहे होंगे। तो याद करिए 10th की मान ली चलिए 11th क्लास में आपने जब मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने एक शब्द बहुत तेज से पढ़ा होगा, डक्टाइल शब्द आपने पढ़ा होगा कि ये डक्टाइल होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। तो ये वही डक्टिलिटी की मैं बात करता हूँ। डक्टिलिटी बेसिकली आपकी क्या होती है, सॉलिड की एबिलिटी होती है कि वो कितना स्ट्रेच कर सकता है स्ट्रेच के अंदर, यानी उसके ऊपर जितना भी दबाव डालोगे वो क्या होता है, टूटने के बजाय वो क्या होता है स्ट्रेच करता है, यानी टूटता नहीं है, वो फैलता जाता है। ठीक, द वेरी स्लो मोशन ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट floating on the asthenosphere is the cause of plate tectonic, a process associated with the continental drift, the earthquake, the formation of mountain and volcanoes। तो इसको इस तरह समझने का प्रयास करिए। जैसा हमने पहले बताया हम आपको कि लिथोस्फीयर जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है बेसिकली ब्रेक रहता है कई पार्ट में जिसे हम प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो देखिए, और अभी मैंने आपको बताया जो एस्थनोस्फीयर भी होता है वो आपका लिथोस्फीयर के नीचे पाया जाता है, और एस्थनोस्फीयर आपका पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है, उसके अंदर कुछ लिक्विड भी, या कह सकते पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है, उसके अंदर कुछ लिक्विड के चीज़ें भी पाई जाती हैं, यानी पार्शली मोल्टेड होता है वो। तो इस तरह समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए कोई फोम ले लीजिए आप, ठीक, और उसके ऊपर आप कोई प्लेट रख दीजिए या कह सकते हैं आप लकड़ी रख दीजिए। तो जब आप उस लकड़ी को दबाने का प्रयास करेंगे, अगर वो प्लेन सरफेस पर है, एकदम सॉलिड सरफेस पर रहेगा तो बहुत कम चांस रहेगा कि वो टूट जाए। लेकिन अगर आप उसी को फोम पे रखेंगे और उसको दबाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वो लकड़ी जो होगी टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फोम रहेगा वो पूरी तरह सॉलिड में नहीं रहता है। ठीक, वो क्या होता है, वो कहीं से दब जाता है तो क्या होगा, आप लकड़ी जो होगी टूट जाएगी। तो उसी तरह से लकड़ी को आप लिथोस्फीयर मान के चलें और एस्थनोस्फीयर को आप फोम मान के चलें। ठीक, और इस यही कारण होता है कि कई जगह पे वो दब जाती है, जहाँ पे जो क्या बोलते हैं डेंसिटी ज़्यादा होती है, या कह सकते हैं जहाँ पे वो दबाव ज़्यादा होता है, वो एरिया नीचे की तरफ जब जाता है और ऊपर क्या होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो वहाँ क्या हुआ, आपका ओशियन बनता है, और जो चीज़ें हल्की होती हैं वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगती हैं, और वो क्या होती हैं आपकी माउंटेन बनने के कारण होती हैं वही। ठीक, और तो इनफैक्ट जो आपका जो लावा ऑफ आई थिंक, ठीक, तो हम आगे बढ़ें तो इनफैक्ट द लावा दैट इरेक्ट्स फ्रॉम वॉल्केनिक फीचर इज एक्चुअली द एस्थनोस्फीयर इटसेल्फ मेल्टेड इनटू मैग्मा। ठीक, यहाँ तक आप आई थिंक समझ में आया होगा। और आपको जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं वो प्लेयरी फ्लोट, देखिए फ्लोट का मतलब ये नहीं हो गया कि वो क्या होंगे पूरी तरह से फ्लोट एकदम तैर रहे होंगे, क्योंकि एस्थनोस्फीयर जो होता है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता है। ठीक,
टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं अब उनके अपने बाउंड्रीज पे। अब इसके आगे की चर्चाएं हम आपको टेक्टोनिक प्लेट के बारे में, जब अर्थक्वेक के बारे में बताएंगे तो उसमें हम ज़्यादा गहराई में करेंगे। ओके, तो अगर हम आगे बढ़ें अब, तो द वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव relatively slows down in the uppermost zone of upper mantle for a depth of 100 to 200 किलोमीटर। दिस जोन इज कॉल्ड द जोन ऑफ लो वेलोसिटी। तो होता क्या है, जब सिस्मिक वेव आता है और नीचे जाता है गहराई में, तो ये देखा जाता है कि जो सिस्मिक वेव होता है जब अपर मेंटल के पार्ट में होता है तो लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक वो क्या होता है, उसकी रफ्तार जो होती स्लो जो हो जाती है, और इसी जोन को क्या बोला जाता है, द जोन ऑफ लो वेलोसिटी हो जाता है। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या बोलते हैं, आपके पढ़ने के नज़रिए से तो इम्पोर्टेंट है पर एग्जाम के नज़रिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कम बनते, इस चीज़ से तो क्वेश्चंस कम बनते हैं। पर क्या है ना, अगर पढ़ के जा ही रहे हो तो कुछ चीज़ छोटी नहीं चाहिए, न रहे कि मान ली कल को क्वेश्चन पूछ लिया आपसे तो ये न रहे कि मैंने पढ़ाया नहीं था या आपने वो पढ़ी चीज़ें पढ़ी नहीं थी, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ की डिसकंटिन्यूटी की, तो जो अपर और लोअर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम रेप्टिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जो लोअर और यानी बेसिकली लोअर यानी रहेगा, या मेंटल और कोर के बीच के जो डिसकंटिन्यूटी यार क्या बोलूँ, नाम तक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसका नाम हम लोगों ने गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी दे रखा है, ठीक। अब हम बात करें, एक चीज़ और होती है मेंटल प्लूम की। जो मेंटल प्लूम थ्योरी थी ये बेसिकली, ये भी अगर आप चाहो तो स्किप कर देना मेंटल प्लूम वाला पार्ट। जो मेंटल प्लूम होता है ये पहली बार प्रपोज किया गया था टूजो विल्सन द्वारा 63 में, और फिर बाद में फर्दर डेवलप हुआ आपका जेसन मॉर्गन द्वारा 1971 में। तो जो मेंटल प्लूम आपका बेसिकली एक हॉट न्यूक्लिएटेड रॉक है, कह सकते हैं गर्म पत्थर है, जो कि हमारे आउटर कोर मेंटल बाउंड्री पे पाया जाता है, यानी मेंटल के नीचे पाया जाता है और कोर के ऊपर पाया जाता है, उनके बीच में पाया जाता है, डिसकंटिन्यूटी वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक। और ये जो होता है आपका जो घर्म का जो रॉक होता है ये बेसिकली ऊपर तरफ जाता है, बेसिकली आपके थर्मल कन्वेक्टिव मैकेनिज्म के द्वारा। ये बेसिकली एक तरह से ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल इसको इस तरह समझने का प्रयास करें कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है एक रॉक से दूसरे रॉक को, उसी को बेसिकली थर्मल कन्वेक्टिव मैकेनिज्म कहते हैं। तो यानी बेसिकली जो गर्म पत्थर होता है, जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसका ऊपर तरफ जब जाता है और वो जाके आपका कहाँ बसता है, आई थिंक आपको गेस कर लेना चाहिए, वो जाके बसता है आपका एथनोस्फीयर वाले एरिया में, जैसा कि मैंने बताया था उसको, ठीक। क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ बताया था ना आपको, कहाँ गया, हाँ, कि जो लावा होता है वो इरप्ट होता है बेसिकली एथनोस्फीयर इटसेल्फ, वहीं से इरप्ट होता है। तो इसको जो हॉट हीट मिलती है वो बेसिकली नीचे से इस मेंटल प्लूम से मिलती है, ठीक। और एज पर मेंटल प्लूम थ्योरी हाइपोथेसिस कह सकते हैं, प्लूम राइजेस थ्रू मेंटल एंड मेल्ट डाउन व्हेन दे रीच शैलो डेप्थ ऑफ क्रस्ट, दिस मेल्टिंग ऑफ मेंटल प्लूम क्रिएट, जब वो मेल्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, लार्ज वॉल्यूम में मैग्मा क्रिएट करते हैं, जो बेसिकली हॉट स्पॉट कहा जाता है जिससे आपके वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, और ये जो पूरा एरिया होता है बेसिकली एथनोस्फीयर के अंदर आपका आता है। अब हम बात करते हैं आपका कोर के बारे में, ठीक। द डीपेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सेसिबल जोन ऑफ द अर्थ इज कोर। ये जो आपका इसका जो एरिया होता है ये लगभग आपका 3500 किलोमीटर के रेडियस में पूरा फैला हुआ है हमारे अर्थ में, और ये डिस्कवर किया गया था बेसिकली आपका R.D. ओल्डहम द्वारा 1906 में। इसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है वो आपकी 9.5 से लेकर 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक पाई जाती है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है या रेंज करता है। फिर अगर हम बात करें अब कोर की, इसकी भी सब डिवीजन कर रखी गई है, और इसकी जो सब डिवीजन कर रखी है यही सबसे मेन पार्ट होता है। इसकी जो डिवीजन की ज़रूरत थी या कह सकते, तो आउटर इसको बेसिकली दो पार्ट में रखा गया, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। जो आपका आउटर कोर था वो बेसिकली लिक्विड में पाया जाता है, और जो आपका इनर कोर है वो आपका सॉलिड में पाया जाता है। ये चीज़ मैं आपको क्या बोलते हैं आपका
सिस्मिक वेव्स में पढ़ा चुका हूँ। और जो इनके बीच की बाउंड्री होती है, द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल आउटर एंड इनर कोर इज नोन एज लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ठीक, ये आई थिंक एक मिनट वेट करिएगा, ये आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था आपका आउटर लिक्विड कोर और इनर लिक्विड कोर के बीच की जो बाउंड्री पाई जाती है उसे लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यहाँ पे मेंटल नहीं होगा। ठीक, फिर जो द इनर सर्कल, जो इनर सर्कल होता है हमारा, जैसे मैं बता चुका हूँ सॉलिड में होता है, और ये बेसिकली मोस्टली आपका आयरन से बना होता है, कुछ निकल भी उसमें पाए जाते हैं। और जो इनर कोर रहता है वो रिमेन्स सॉलिड, वो हमेशा सॉलिड ही रहता है डिस्पाइट की फैक्ट कि उसके अंदर वहाँ पे कितना भी टेम्परेचर है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर के साथ उस पर दबाव भी रहता है जिससे वो मेल्ट नहीं करती है। और ये भी चर्चाएं हम आपके पहले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं ऑलरेडी। द लिक्विड आयरन कोर जो होता है, जो बेसिकली आपको सॉलिड आयरन कोर के बाहर पाया जाता है, वो एक मैग्नेट फील्ड क्रिएट कर देता है उसके। क्यों? क्योंकि जब वो फ्लूइड फ्लो करती है इसकी चारों तरफ, तो उससे क्या होता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक, और इट इंटरेक्ट्स विद द अर्थ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके साथ इंटरेक्ट करती है। और इस चीज़ को अगर आप ज़्यादा गहराई में जानना चाहते हो तो आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ सकते हो। दिस प्रोसेस इन टर्न जनरेट्स अ डायनेमिक एनर्जी कंडीशन दैट मेंटेन्स द अर्थ परपेचुअल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो आई थिंक जिस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया होगा तो आपको समझ में आया होगा, और कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। और अभी तक अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना से ना भूलना, लाइक करना ना भूलना और कमेंट करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।